हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। देख लीजिए, आप जैसा कि थंबनेल में देख रहे होंगे, आपका बिहार बोर्ड 2022 के लिए एक मॉडल पेपर प्रकाशित किया है साइंस 10th क्लास का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप देख लीजिए, इसी तरह से क्वेश्चन आप पहला एग्जाम दीजिएगा। आपका क्वेश्चन में इसी तरह से लिखा हुआ रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, सेम सेम। कुल प्रश्नों की संख्या भी हेडलाइन में दिया हुआ रहेगा। 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से 40 का आपका जवाब देना है, 24 लघु उत्तरीय है, 6 दीर्घ उत्तरीय है। टोटल 110 प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, और टोटल समय आपको मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पूरा मार्क्स रहेगा 80 मार्क्स का। ठीक है, फुल मार्क्स आपका 80 मार्क्स का रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, फुल मार्क्स 80 नंबर का। तो कुछ निर्देश दिए हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपको जो है OMR पत्र पर अलग से मिलेगा OMR पत्र, उसमें 10 अंकों का जो रहेगा पुस्तिका कर्मिका क्रमांक लिखना पड़ेगा। और मेरे बच्चों, आप गोला जो है अच्छे से रंगिएगा। चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, पौधों में जनन कहाँ से होता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है आज का, पौधों में जनन कहाँ से होता है। आपके सामने है, देख लीजिए क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। पौधों में जनन कहाँ से किया जाता है, कहाँ पाए जाते हैं पौधों में जनन का अंग जो होता है वो कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन है पहला का जड़, तना, पुष्प, फल। तो मेरे प्यारे बच्चों, पुष्प जो है एकदम आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, तो हरे पौधों में होती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका एकदम राइट आंसर है जल से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों। जठर ग्रंथि यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में और मुंह में, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप देखिए। और इसका आंसर जो बिल्कुल सही है, स्टोमेच, यानी कि अमाशय में पाया जाता है। अमाशय को इंग्लिश में स्टोमेच भी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है मेरे प्यारे बच्चों। 5वां नंबर क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जो है कहाँ संपन्न होती है। पहला ऑप्शन स्टोमाटा, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में। इंग्लिश में कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्म कहा जाता है, बिल्कुल राइट जवाब है। कहीं कहीं हिंदी में ही साइटोप्लाज्म लिखा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी ऐसे लिखा रहेगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, यही आपका जो है कोशिका द्रव होता है। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। आपका इंग्लिश भी याद रखिएगा, एरोबिक, अनएरोबिक। ठीक है, वायवीय और अवायवीय, क्योंकि हिंदी इंग्लिश आपको मिला देगा। ठीक है मेरे बच्चों, अरबिक लिख देगा, एरोबिक लिख देगा, एनएरोबिक लिख देगा, हिंदी में ही लिख देगा ऑप्शन को, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। 6 का जो है राइट आंसर जो है अवायवीय हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है। आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, इसको मास्टर ग्रंथि भी होते हैं। मटर के दाने जैसा इसका आकार होता है, मटर के दाने जैसा इसका आकार होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो मस्तिष्क के स्टेपनाइड हड्डी में पाया जाता है। ठीक है मेरे बच्चों। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पौधों के वायवीय भागों से जल का ह्रास क्या कहलाता है मेरे बच्चों। पहला ऑप्शन है विसरण, दूसरा है बाष्पोत्सर्जन, परागन, निषेचन। तो बाष्पोत्सर्जन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ट्रांसपेरेशन इंग्लिश भी याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश का भी आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए घेंघा रोग पनपता है किसकी कमी से, रक्त की कमी से, चीनी की कमी से, तो आपको सभी को पता होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा, लिम्फ, सीरम। तो मेरे प्यारे बच्चों प्लाज्मा कहा जाता है, ये 10 का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चों, रक्तचाप, ठीक है, ब्लड प्रेशर को मापने का उपकरण को क्या कहते हैं। इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, और हिंदी में रक्तचाप बोला जाता है। रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं सफगैनोमैनोमीटर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।
बच्चों? सिर्फ गैनोमैनोमीटर कहा जाता है रक्तचाप मापने के उपकरण को। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे बच्चों। बाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है किसमें? पौधों और जंतुओं दोनों में। तो मेरे बच्चों बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है पौधों और जंतुओं दोनों में। ठीक है मेरे बच्चों, बाष्पोत्सर्जन यानी कि हम पसीना निकालते हैं उसको भी बाष्पोत्सर्जन नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बाष्पोत्सर्जन जो है सिर्फ पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, जंतुओं में उत्सर्जन होता है ना कि बाष्पोत्सर्जन होता है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बी मारिएगा, आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, गड़बड़ाइएगा नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो ऊंट घोड़ा मानव में नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, तिल चट्टा हो जाएगा। इसे कॉकरोच भी कहा जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, इसका जो खून होता है उसका रंग जो होता है सफ़ेद होता है हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पूछता है कि तिल चट्टा का खून सफ़ेद होता है क्यों? तो क्योंकि हीमोग्लोबिन उसमें उपस्थित नहीं रहता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 14 है, रक्त क्या है? तो एक तरल संयोजी उत्तक है। आपका बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, टिश्यू है। रक्त क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक टिश्यू है। ठीक है, चलिए 15वां पूछ रहा है, मूत्र का रंग पीला किस कारण से होता है? तो मूत्र का पीला रंग होता है मेरे प्यारे बच्चों यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का रंग पीला होता है मेरे बच्चों। ठीक है, यूरोक्रोम, इंग्लिश में भी यूरोक्रोम ही होगा। ठीक है, चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों मादा और नर दोनों एक ही जंतु में पाया जाता है। तो हाथी तो नहीं होता है, गाय भी नहीं है, कुत्ता भी नहीं है, केचुआ मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये सब बच्चा देते हैं। ठीक है, गाय भी, हाथी भी और कुत्ता भी, मगर केचुआ जो है वो क्या है? उभयलिंगी है, दोनों इसी में पाया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 16 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। 17वें नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं मेरे बच्चों, देखिएगा 17वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है मेरे बच्चों? तो लीवर से। ठीक है, इसका इंग्लिश याद रखिएगा, इसका इंग्लिश यकृत का होता है लीवर। ठीक है मेरे बच्चों, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवर का वजन होता है 1.5 kg, ये भी याद रखिएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछेगा तो भी यकृत ही होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यकृत ही होगा, याद रखिएगा। अगला है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है DDT। ठीक है मेरे बच्चों, DDT का फुल फॉर्म होता है, आप जानते ही हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथिलीन। ठीक है, एथीन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डाइक्लोरो डाई मिथाइल ट्राइक्लोरो एथीन। ठीक है, चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? शाकाहारी कहलाता है प्राथमिक, मांसाहारी कहलाता है द्वितीयक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और सर्वाहारी कहलाता है तृतीयक उपभोक्ता। चलिए तो प्राथमिक उपभोक्ता का सही आंसर क्या हो जाएगा? शाकाहारी मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआं, नदी, समुद्र, तालाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कुआं, क्योंकि खोद करके निकालते हैं इसलिए वो भूमिगत जल का उदाहरण है। चलिए प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है मेरे बच्चों? तो डार्विनवाद कहलाता है, आप जानते ही हैं इसका। ठीक है, आप पढ़े हैं प्राकृतिक जो नेचुरल जो सिद्धांत दिया था, नेचुरल मेथड दिया था, जो कौन दिया था? डार्विनवाद दिया था मेरे प्यारे बच्चों, डार्विन ने दिया था। ठीक है, चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, इनमें से कोई नहीं। तो कंफर्म है मेरे बच्चों 22 का उत्पादक कहलाते हैं। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? जब मासिक चक्र होता है मेरे प्यारे बच्चों हर मंथ, तो अंडोत्सर्ग होता है, उसका कारण क्या है? तो LH हार्मोन है। ठीक है मेरे बच्चों, कौन सा हार्मोन है? LH हार्मोन है। इसका आप फुल फॉर्म जरूर लिखिएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हम लिख दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है मेरे बच्चों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, चलिए ठीक है, 23वें नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 24वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 23वां का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है?
तो अग्नाशय में पाई जाती है मेरे बच्चों। अग्नाशय, इसको पैंक्रियाज भी कहा जाता है, याद रखिएगा, पैंक्रियाज। ठीक है मेरे बच्चों, पैंक्रियाज भी याद रखिएगा, अग्नाशय को पैंक्रियाज भी कहा जाता है। चलिए, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चों? तो आयोडीन का होना आवश्यक है थायरोक्सिन हार्मोन के लिए। ठीक है, चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निशल कणिकाएं पाई जाती है न्यूरॉन में मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, न्यूरॉन में, नहीं तो आपका साइटोन में। साइटोन न्यूरॉन से ही जुड़ा होता है, इसलिए न्यूरॉन आपका आंसर आया। अगर साइटोन ऑप्शन में रहा तो साइटोन भी होगा। 100% आपका जो है राइट आंसर है। 27 है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो आप जानते हैं 1400 ग्राम से 1500 ग्राम होता है, मगर आपका इसमें किसी में नहीं दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका लग रहा है बिल्कुल सही जवाब है, 1.2 से 1.54 kg। चलिए, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बनना प्रतिबिंब कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? कैसा होता है? तो आप जानते हैं कैसा होता है। ठीक है, कैसा होता है मेरे बच्चों? तो इससे बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, जब भी वास्तविक बनेगा तो उसका प्रतिबिंब उल्टा ही बनेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 28वां नंबर हो गया। 29वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सब आपको याद होगा। साइड मिरर के रूप में कौन प्रयुक्त होता है? तो कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? कह रहा है आभासी, सीधा, छोटा, इनमें से सभी। ठीक है मेरे बच्चों, इनमें से सभी कौन सा हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा? तो सभी होगा, आभासी भी बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, छोटा भी बनेगा और सीधा भी बनेगा, इनमें से सभी। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 11वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 11वां नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है जूल। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जूल होगा। आकाश का नीला रंग, अगला क्वेश्चन है 32वां नंबर। आकाश का नीला रंग जो है किसके कारण होता है? तो प्रकाश के परिकर्णन के कारण होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 32वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 33वां नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर बोल रहा है, किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर यानी एफ दिया हुआ है मेरे बच्चों 50 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता P बराबर 1/f होता है। पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 100/50। ठीक है मेरे बच्चों, 50 से 100 कट जाएगा, यानी आ गया 2 डायोप्टर हो गया। ठीक है बच्चों, अब आपका क्या कह रहा है? आपका कह रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो पॉजिटिव होता है, इसलिए 2 डायोप्टर हो गया, ना कि -2 डायोप्टर। तो 2 डायोप्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से घिरा होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एक प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा होता है। 36वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चों? पहला है पुतली द्वारा, परितारिका द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा या पच्छाभी पेशियों द्वारा। ठीक है, तो 36वां का आंसर देखेंगे, इसको सिलियरी मांसपेशियां भी बोला जाता है, बिल्कुल राइट आंसर डी है इसका। ठीक है, 36 का इसका डी ऑप्शन, जो पच्छाभी पेशियां है इसको इंग्लिश में कहते हैं सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मस्कुलस। ठीक है मेरे बच्चों, सिलियरी मस्कुलस, सिलियरी हिंदी में लिखा रहेगा सिलियरी मांसपेशी, सिलियरी मांसपेशी। ठीक है, मांसपेशी, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, सिलियरी ये अल्टर दिया हुआ है ना। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आप पढ़े हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने हैं? 2 नियम हैं मेरे प्यारे बच्चों। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदिशक कैसा होता है? जैसा हमारा नेत्र होता है, उत्तल लेंस जैसा होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी मेरे बच्चों? लंबवत परावर्तित होती है तो वो जो है फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, 40वां नंबर क्वेश्चन आपका आ गया मेरे प्यारे बच्चों, कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसमें क्या नहीं होगा? तो हमारा बच्चा अपवर्तन नहीं होगा मेरे बच्चों, वन विक्षेपण होगा, विचलन होगा। ठीक है, चलिए अगला है, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः कौन करता है? तो गतिमान हवा करता है मेरे बच्चों, गतिमान हवा। ठीक है, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, यानी अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है ये पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका सही जवाब है ऋणात्मक। ठीक है, चलिए 43वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों,
बोल रहा है कौन विद्युत का सुचालक है, आयोडीन, ग्रेफाइट, सल्फर, हीरा। तो आप जानते हैं ग्रेफाइट जो है, जो जिससे पेंसिल बना हुआ रहता है, वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो 43 नंबर जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 44वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम और देखते हैं। ये जो है मैथ है, नॉमरिकल है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। वक्ता त्रिज्या 1 मीटर दिया हुआ है, यानी r बराबर दिया हुआ है 1 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं 100 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी बराबर f बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों r/2, 100/2 हो गया 50 सेंटीमीटर। आपका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला कह रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से विचलित हो जाती है। तो अविलंब से जब विचलित होती है तो वह किस ओर मुड़ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, या किस ओर मुड़ जाएगी, तो अविलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अविलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा किससे उत्पन्न किया जाता है, मोटर से, गैल्वेनोमीटर से, मीटर से, जनित्र से, यानी जनरेटर से विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। 46 नंबर कंप्लीट हुआ। 47वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत जो है वो क्या है मेरे बच्चों, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, कोयला। तो लग रहा है कोयला ही है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये तीनों एक जैसा है, ठीक है। ऑप्शन से भी क्लियर कुछ कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे मेरे बच्चों, ठीक है। आप ध्यान से सिर्फ ऑप्शन देखिएगा। चलिए 48वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो इनमें से सभी होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इनमें से सभी होगा। आप विक्षेपण भी होगा, विचलन भी होगा और परावर्तन भी होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना वोल्ट पर किया जाता है, और भी AC और DC पे किया जाता है, ठीक है मेरे बच्चों। तो AC पर किया जाता है, इसको AC शॉर्ट में कर लीजिएगा, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा, ना कि DC पर किया जाता है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन हो चुका है मेरे बच्चों। 50वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन है जस्ता की परमाणु संख्या Zn, जस्ता को Zn से लिखा जाता है मेरे बच्चों, और Zn का पूछ रहा है एटॉमिक नंबर, तो 30 होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए धोबन सोडा, धोबिया सोडा लिख दिया है, मगर धोबन सोडा होगा मेरे प्यारे बच्चों। धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है, ना कि 7H2O और 5H2O होता है, ठीक है मेरे बच्चों, इसे आप ध्यान रखिएगा। 52वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन प्रबल क्षार है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका हेमेटाइट किसका यस्क धातु है, तो लोहा का धातु है, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए 53 क्वेश्चन आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। 54वां क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं मेरे बच्चों, देखिएगा 54वां, सल्फाइड एस का सांद्रण किससे किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। चलिए 55वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिएक्शन वाला एक क्वेश्चन है। जिंक और ऑक्सीजन O2 है मेरे बच्चों, ये बना लिया जिंक ऑक्साइड, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, उपचयन। उपचयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कैसी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चलिए 56वां नंबर ग्लूकोज का आणविक सूत्र देखिए C6H12O6, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में पूछता है, बहुत ही हल्का है। चीनी और ग्लूकोज दोनों का फॉर्मूला आप याद रखिएगा। चलिए 57वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे बच्चों। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में जो है आयनित हो जाते हैं, ठीक है, अम्ल क्या हो जाते हैं, जल में आयनित हो जाते हैं। इसी कारण अम्ल जो का जलीय विलयन जो होता है, यानी अम्ल का जो घोल होता है वो विद्युत का संचालन करता है, उससे करंट प्रवाहित हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए लिथियम के पूछ रहा है 72 कक्षा में, सेल मतलब कक्षा होता है, कितने इलेक्ट्रॉनिक विद्यमान होते हैं, इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। तो चलिए लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 1 होगा, बाहरी कक्षा यही हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यानी 1 इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में उपस्थित हैं। चलिए 59वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आवर्त सारणी के शून्य समूह को हम अक्रिय समूह भी कहा जाते हैं, अक्रिय गैस भी कहा जाता है, ठीक है, शून्य समूह को, और वर्ग 18 भी कहा जाता है, बहुत नाम से जाना जाता है मेरे बच्चों, याद रखिएगा। अक्रिय गैस, वर्ग 18, निष्क्रिय गैस, ठीक है, निष्क्रिय गैस,
निष्क्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है इस वर्ग को, ठीक है। शून्य समूह के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कहने का मतलब है कि हीलियम हो जाएगा, जो अक्रिय गैस रहेगा वो हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। 59 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। चलिए 60वें नंबर क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। 60वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो ये तो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव जो है फ्लोरीन है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फ्लोरीन है। चलिए 61वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो कैथोड पर हाइड्रोजन मुक्त होती है मेरे बच्चों, और एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन, ठीक है मेरे बच्चों। इसे आप ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए शरीर, हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला आ रहा है, हमारे शरीर का पीएच मान क्या है। 2 से 3 है, गलत है क्योंकि खून का पीएच मान 7.4 होता है। इसी से पता लग जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जब हम खून का पीएच मान वैल्यू जानते हैं, खून का कितना होता है मेरे बच्चों, तो 7.4 होता है, ठीक है। तो 7.4, तो इससे पता लग गया कि 7 से और तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो इससे क्लियर हो गया कि हमारे शरीर का पीएच मान जो है 7 to 7.8 होता है। निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप जानते हैं ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है, एक एसिड है, अम्ल है, ठीक है। तो 63 नंबर का आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 64वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित का मतलब होता है जो प्रयोगशाला में बनाया गया हो। तो हल्दी तो प्राकृतिक है मेरे बच्चों, लिटमस पत्र भी लाइकेन पौधा से प्राप्त किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा लाइकेन। पत्ता गोभी तो आप जानते ही हैं प्राकृतिक है। अब मेथिल ऑरेंज जो है वो क्या है हमारा बच्चों, वो हमारा प्रयोगशाला में बनाया हुआ, इसका फार्मूला अगर चाहिए तो लिख सकते हैं, N3 आपका हो जाएगा NaO3 और S हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। ये मेथिल ऑरेंज का फॉर्मूला हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 65वां नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया करके क्या बनाता है मेरे बच्चों। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, कार्बोलिक अम्ल बनाता है, हाइड्रोलिक अम्ल बनाता है, नहीं कार्बोनिक अम्ल बनाता है मेरे बच्चों। इसका फार्मूला जरूर लिख लीजिएगा, H2CO3 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, कॉपर पायराइड का रासायनिक संगठन है CuFeS2, ठीक है मेरे बच्चों, क्या है CuFeS2, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 66 क्वेश्चन हो चुका है। चलिए 67वें नंबर क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। देखिएगा 67वें नंबर क्वेश्चन बहुत ही एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आप पढ़े हैं क्लास में तो हम पढ़ाए हैं, प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु जो है क्या है मेरे बच्चों, तो सोना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो अगर सोना नहीं रहता तो चांदी होता मेरे बच्चों, मगर यहाँ सोना दिया हुआ है इसलिए सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु सोना ही हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसी अधातु के बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हैं, धातु अधातु को कैसे पहचाने, उसको अच्छे से देख लीजिए बच्चों, आपका 2 नंबर 10th क्लास में क्लियर हो जाएगा। अभी भी हम बोल रहे हैं कि आप जा करके एक बार उस वीडियो को देखें, नहीं तो आपका 2 नंबर मिस हो जाएगा। तो देखिए हम शॉर्ट में समझा देते हैं, आधातु क्या होता है, 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन जब बाहर कक्षा में रहेगा, अधिक रहे तो अधातु होता है, ठीक है मेरे बच्चों। तो अधातु होता है, अधातु बाहरी कक्षा में रहेगा तो 4 या 4 से अधिक किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में। बाकी सब में देखिए कम है, 2 है, 1 है, 3 है, तो सब में क्या है, ये संभव है, बी आपका ऑप्शन, बाकी कोई संभव नहीं है। चलिए अगला है मेरे बच्चों पीतल। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है पिताजी, ठीक है मेरे बच्चों, पिताजी याद रखिएगा, पापा को आप क्या कहिएगा, पिताजी। तांबा, ता से तांबा यानी पी से पीतल, देखिएगा थोड़ा सा देख लीजिए मेरे बच्चों, पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा, जा से जस्ता, याद रखिएगा, आप कभी नहीं कंफ्यूज करिएगा, ठीक है मेरे बच्चों। 70 का आपका कंप्लीट हो गया, 10 ऑब्जेक्टिव आपका और बचा हुआ है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आप देखते जाइए, फटाफट खत्म हो जाएगा ये सेशन आपके देखते देखते। चलिए पूछ रहा है कौन समावयवी है। समावयवी का मतलब होता है
कि जो आकार होता है वो अलग अलग, संरचना अलग अलग हो और तुम्हारा क्या हो, परमाणु यानी जो रहता है आपका संरचना सूत्र वो एक हो। ठीक है मेरे बच्चों, तो हम देखेंगे पहला मेथिल अल्कोहल है। मेथिल अल्कोहल का होता है CH3OH और डाई मेथिल ईथर का होता है CH3OCH3। ठीक है मेरे बच्चों, दोनों बराबर नहीं हुआ, ये तो खत्म हो गया। एसीटोन एसिटाल्डिहाइड भी नहीं होगा, दोनों अलग अलग ग्रुप का है। अब देखते हैं एथिल अल्कोहल C2H5OH और डाई मेथिल ईथर CH3OCH3। देखिए बच्चों, इसमें कार्बन 2 ठो हाइड्रोजन 6 ठो, इसमें भी कार्बन 2 ठो हाइड्रोजन 6 ठो ऑक्सीजन 1 ठो, यानी कहने का मतलब है कि ये हो गया आपका समावयवी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे बच्चों। आपका 72वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IUPAC नेम, IUPAC नेम आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। आपको हम आज क्लास में अच्छे से पढ़ाए हैं, आप अच्छे से कीजिए। इसका वीडियो भी हम डाले हैं यूट्यूब पर, अगर नहीं होता है तो आप वीडियो आप जरूर देखें जिससे आपको समझ में आ जाए। चलिए ये देखिए IUP के नेम पूछ रहा है, तो CH3 का होता है मेथॉक्सी, चूँकि ईथर ग्रुप का है, वो जो है ईथर ग्रुप में है इसलिए मेथॉक्सी ईथेन हो जाएगा। C2H5 एथेन होता है तो मेथॉक्सी मीथेन जोड़ ऑक्सी, मेथॉक्सी और एथेन हो गया इसका, तो मेथॉक्सी ईथेन IUPAC नेम इसका हो जाएगा मेरे बच्चों। चलिए लोहे, अगला क्वेश्चन है 73वां नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? ठीक है, लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है मेरे बच्चों? अब सिर्फ केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े क्वेश्चन हैं, देख लीजिए। लौ ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड FeO बनता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 74वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ाए हैं, और अगर आप इस नहीं पढ़े हैं तो आप इसका यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब पर मेरे चैनल पे जाइए, उसमें होगा एक वीडियो कि वर्ग में कैसे ज्ञात करें, यानी आवर्त सारणी में जो है किसी भी तत्व का वर्ग और जो आवर्त कैसे निकालें। ठीक है मेरे बच्चों, इसका एक फार्मूला होता है 1s2 2s2 2p6, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं 3s2 3p4। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये p ब्लॉक का एलिमेंट है। p ब्लॉक का फार्मूला होता है 10 प्लस संयोजकता। ठीक है मेरे बच्चों, 10 प्लस संयोजकता, तो सल्फर का संयोजकता कितना हो जाएगा 2 8 6, यानी 6 हो जाएगा, 10 प्लस 6 तो हो जाएगा 16 मेरे प्यारे बच्चों, 16 इसका वर्ग निकल गया। ठीक है मेरे बच्चों, अभी आवर्त पूछता तो 3 में गया था तो 3 हो जाता है इसका आवर्त। चलिए 75वां नंबर क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? ठीक है मेरे बच्चों, कौन सा जो है अभिक्रिया नहीं करता है? तो गोल्ड नहीं करता है, तो गोल्ड तो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है मेरे बच्चों, गोल्ड तो नहीं है, तो कॉपर भी जो है अभिक्रिया नहीं करेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कॉपर भी नहीं करेगा, गोल्ड भी सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 76वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिश्र धातु से संबंधित है। एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है, इस मिश्र धातु का नाम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यही पूछ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यही पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मतलब कांस्य, कांस्य। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखिएगा ब्रॉन्ज को कांस्य भी कहते हैं, कहीं कहीं कांसा भी लिखा हुआ रहेगा, इसलिए घबराइएगा नहीं। 77वां नंबर क्वेश्चन है, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? चलिए देख लेते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, देख लेते हैं, आप देखिएगा जिंक किससे के साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो आपका बना लेगा जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस आपका हाइड्रोजन गैस बना लेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका हाइड्रोजन गैस बना लेगा, संतुलित नहीं होगा, संतुलित कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं सोडियम जिंकेट बना लेगा, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, सोडियम जिंकेट बना लेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम जिंकेट Na2Zn, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ऑप्शन ए इसका जो है बिल्कुल राइट जो है आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। चलिए 78वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म करने पर, तो याद रखिएगा सोना, चांदी और प्लैटिनम। प्लैटिनम 3 धातु ऐसा है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए उच्च ताप पर गर्म करने पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। सोना और प्लैटिनम जो है ज़्यादा है, क्योंकि आप देखते होंगे अधिकतर जेवर होता है
वो सोना और प्लेटिनम का होता है। चांदी का भी होता है, अब ऑप्शन में सोना और प्लेटिनम नहीं है इसलिए हम चांदी ही टिक मारेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 69वां नंबर क्वेश्चन 79वां नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चों आपके सामने। 79वां नंबर क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं। अयस्क में जो अशुद्धि होता है, त्रुटि होता है, उसको हम शुद्ध करते हैं, उससे पहले उसको क्या कहते हैं, तो गैंग कहते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, आप याद रखिएगा, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं, गैंग कहलाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि इन 80 क्वेश्चन में से कम 20 नंबर आपका, 20 नहीं तो कम से कम 15 तो एकदम आपका बोर्ड में आएगा, क्योंकि ये बोर्ड द्वारा ही जारी किया गया है मॉडल पेपर। इसको आप अच्छे से कीजिए। 80 नंबर क्वेश्चन आपका इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन आ गया है मेरे प्यारे बच्चों। 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों तन्यता होगा। तो ऑब्जेक्टिव आपका ये यहीं पर कंप्लीट हुआ। ठीक है मेरे बच्चों, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। अब जरा हम सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं, लघु उत्तरीय देख लेते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम देखेंगे, फटाफट देख लेंगे। आपसे जो बनेगा बनाइएगा, नहीं तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, हम उसका आंसर आपके सामने ला करके देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन 2 नंबरिया बोल रहा है आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे कैसे जवाब देना है। 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, टोटल 8 क्वेश्चन दिया हुआ। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 आर शॉर्ट आंसर टाइप। आंसर यानी 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। आपको 8 क्वेश्चन में सिर्फ 4 देना है मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। क्लास में पढ़ाया जा चुका है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भी पढ़ाया जा चुका है। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, ये भी पढ़ाया जा चुका है। विद्युत मोटर क्या है, जो नहीं पढ़े हैं प्लीज़ हमें आप जो है कमेंट कीजिए, हम आपके लिए उस क्वेश्चन का आंसर हम आपका लोड कर देंगे। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, सिर्फ सिद्धांत लिखना है बस मेरे बच्चों, पूरा नहीं लिखना है। एमीटर एवं वोल्ट मीटर का क्या उपयोग, आप जानते हैं एमीटर विद्युत धारा को मापते हैं एमीटर से, और वोल्ट मीटर क्या करते हैं, विभवांतर को मापते हैं। बस इतना ही लिखना है। आँख के स्पंदन क्षमता से आप क्या समझते हैं, बस यही लिखना है। ये 8 क्वेश्चन है आपके सामने। 8 क्वेश्चन में सिर्फ 4 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 और 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किसी एक का उत्तर दें, सिर्फ एक का उत्तर दें। फिजिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, शायद आप ये क्वेश्चन नहीं किए हैं। TTI है इस साल के लिए। उत्तल लेंस के लिए 1/v - 1/u बराबर 1/f की स्थापना, यानी फॉर्मूला उत्तल लेंस का, लेंस सूत्र पूछा है। ठीक है मेरे बच्चों, आपको इसको दिखाना है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन दिखाना है। ठीक है, एक है कि समझाएं कि कैसे जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। जल ऊर्जा के 2 लाभ लिखें, देख लीजिएगा। चलिए अब आ गया है आपका केमिस्ट्री। ठीक है, फिर उसी तरह से है 8 क्वेश्चन रहेगा मेरे बच्चों। इसमें कितना क्वेश्चन है, इसमें आंसर यानी 4 क्वेश्चन, उसी तरह से 8 क्वेश्चन रहेगा। 4 प्रश्नों का जवाब देना रहेगा। ठीक है मेरे बच्चों, देख लो। वन संपदाओं पर आधारित किन्हीं 2 उद्योगों का नाम लिखें। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, मेरे प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है लुईस ने किया था 1916 में, ये हम बताए हैं आपको। इस तरह से करके बताए हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप जरूर बनाइएगा इसको मिस नहीं कीजिएगा, आपका 2 नंबर कन्फर्म आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 13वां नंबर में है, कौन उपचयित तापचित होने वाले पदार्थों की पहचान करिए। कौन सा ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकारक है, कौन सा कारक है, बस यही पहचान करना है 13वां नंबर में। देख लीजिए 14वां नंबर में अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, सो उदाहरण दीजिए। एकल विस्थापन अभिक्रिया पहला चैप्टर का है, देख लीजिए। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, क्या और क्यों भरी होती है। इसमें पूछ रहा है कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन हो जाएगा आंसर। क्यों भरी जाती है, ताजा रखने के लिए भरी जाती है। व्यंजक चूर्ण क्या है, आप तो जानते हैं, इसका रासायनिक नाम लिखना है। आप तो जानते ही हैं, व्यंजक चूर्ण का सूत्र भी जानते होंगे, रासायनिक नाम भी जानते हैं और उपयोग भी जानते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए निस्तापन और जारण में अंतर, देखिए कितना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पढ़ाया हुआ आपको नहीं है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट कर लेते हैं। चलिए अब लॉन्ग टाइप देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री का। जस्ता के मुस्क एस का नाम लिखें और इसके निष्कर्षण करें। एकदम हम आपको क्लास में कराए हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसका एक व्यापारिक उपयोग बताएं, ये भी बताए होंगे। ठीक है,
चलिए अब बायोलॉजी शुरू हो जाता है, फिर उसी तरह से है मेरे बच्चों। देख लीजिए पार्ट बाय पार्ट बटा हुआ रहेगा, इसमें भी 8 क्वेश्चन है, सिर्फ 4 क्वेश्चन देना है। हम इसलिए इसको बता रहे हैं मेरे बच्चों कि आपको इतना समझ में आ जाए कि हम क्वेश्चन का जवाब कैसे दें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए पहला है प्रकाशानुवर्तन, पढ़ाया हुआ है। पोषण की परिभाषा दे दूँ, 2 नंबर का है, एकदम ईजी क्वेश्चन है। चलिए अंतिम हम आ रहे हैं, गुणों के संचरण से एक दूसरे पीढ़ी कैसे होती है, ये देख लीजिए। तो इसमें रक्त प्लेटलेट्स की रक्त जमने में क्या भूमिका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुवांशिक गुण से क्या समझते हैं, परितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका बताएं। ओजोन परत एकदम TTI है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए, एकदम पूछेगा। मानव मूत्र के अवयवों का प्रतिशत मात्रा क्या है, सबका प्रतिशत लिख देना है। चलिए अब 2 क्वेश्चन है मेरे बच्चों, लाल RBC और WBC में अंतर बताना है, आपको बहुत अच्छे से हम पढ़ाए हैं। उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर क्या है, कैसे संपन्न होता है, TTI है। आपका ये डाइंड हो रहा है सेशन, ठीक है मेरे बच्चों, ये सेशन जो है आपका डाइंड हो गया है। ठीक है, आप हमें बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, जितना लाइक आपका रहेगा उतना जल्दी हम सोशल साइंस का आपके लिए पूरा आंसर के साथ एकदम विस्तार से अच्छे से हम आपका कराने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा लाइक रहेगा, इस हम वीडियो डालते हैं, जितना लाइक रहेगा, जितना अच्छा आपका रिस्पांस रहेगा, उतना जल्दी हम सोशल साइंस का वीडियो आपके लिए लाएंगे। मेरे बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारे वीडियो को अंत तक वॉच किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।